नमस्कार मित्रों, ये वीडियो मेरा जो रेफरेंस मटेरियल है rahulmehta.com/301.htm अंग्रेजी में और दूसरा rahulmehta.com/301.h.htm .h.htm वो हिंदी में है, 301.h.htm। तो मेरे सारे वीडियो टेप अभी तक जो बने वो एक स्पेसिफिक चैप्टर के ऊपर है। इसमें कुछ 60 चैप्टर है। हर एक चैप्टर है वो एक अलग प्रॉब्लम या एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को टच करता है कि भाई कौन से गैजेट नोटिफिकेशन के ड्राफ्ट के द्वारा हम इस समस्या को कम कर सकते हैं। जैसे बांग्लादेशियों की समस्या हो या गोहत्या की समस्या हो या गरीबी की या पुलिस के भ्रष्टाचार की या अदालत की वगैरह। अब ये जो वीडियो है वो एक समरी वीडियो है, प्रीफेस। जो प्रीफेस है उसके ऊपर है कि पूरा राइट टू रिकॉल मूवमेंट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है इसके ऊपर। तो सबसे पहले राइट टू रिकॉल क्या है वो मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इंडेक्स में आपको उसका वीडियो का यूआरएल मिल जाएगा राइट टू रिकॉल बेसिक के ऊपर, कि राइट टू रिकॉल यानी कि ऐसे प्रोसीजर जिसके द्वारा प्रजा सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रिजर्व बैंक गवर्नर, लोकपाल आदि को नौकरी से निकाल सकते हैं उनके टर्म खत्म होने से पहले। और इसमें एमपी, एमएलए, सरपंच भी आ गए। जो कुछ गलत लोग हैं वो जानबूझ कर कहते हैं कि राइट टू रिकॉल सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी एमपी, एमएलए, सरपंच तक आना चाहिए, और एंड में तो वो सरपंच की बात करते हैं कि राइट टू रिकॉल सरपंच से ही काम चला लो। वो झूठ है, वो झूठे हैं, मक्कार है, चोर आदमी लोग हैं। राइट टू रिकॉल का कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट के जज से लेके सरपंच हर एक पे अप्लाई हो सकता है और वो होना चाहिए। ये एक मेरा प्रपोजल है। कैसे हो सकता है? गैजेट नोटिफिकेशन छाप के। राइट टू रिकॉल मूवमेंट के बहुत सारे उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है कि हर एक कार्यकर्ता, हर एक नागरिक को गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना। जितने भी कार्यकर्ताओं के नेता है, फिर वो कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता, साम्यवादी पार्टी के नेता हो या ये जो नए नेता उभर के आए हैं, अन्ना, छोटे अन्ना, सुब्रमण्यम स्वामी, वो साफ बोलते हैं कि कार्यकर्ताओं को ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है गैजेट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। गैजेट क्या होता है? गैजेट यानी एक डॉक्यूमेंट जो कि हर एक राज्य सरकार और भारत की केंद्र सरकार हर महीने में एक डॉक्यूमेंट छापती है। महीने में एक से ज्यादा भी छाप सकते हैं। और कलेक्टर, और इसमें आदेश होते हैं कि कलेक्टर, तहसीलदार, डिपार्टमेंट सेक्रेटरी इनको क्या करना है, और डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, कलेक्टर इन आदेशों के आधार पर काम करते हैं। कि जैसे मान लो प्रधानमंत्री ने कहा या मुख्यमंत्री ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हर एक आदमी को 20 लीटर केरोसिन मिलेगा, लेकिन यदि गैजेट में 10 लीटर लिखा है तो कलेक्टर 10 लीटर देगा। यानी जिन कार्यकर्ताओं को सरकार में परिवर्तन चाहिए, देश में परिवर्तन चाहिए, सरकार में परिवर्तन लाके देश में परिवर्तन चाहिए, तो उन्हें सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि उन्हें गैजेट में क्या लिखवाना है। गैजेट में नई सूचनाएं आएगी और उन सूचनाओं के आधार पर कलेक्टर या पटवारी या तहसीलदार या डिपार्टमेंट सेक्रेटरी अपना काम बदलेंगे और उसके आधार पर सरकार में परिवर्तन आएगा। तो एक ये ध्येय है कि हर एक कार्यकर्ताओं को गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में सूचना देना और उन्हें प्रोत्साहित करना कि वो जो भी समस्या का हल चाहते हैं उसके गैजेट नोटिफिकेशन के ड्राफ्ट लिखने की कोशिश करें। दूसरा, राइट टू रिकॉल। तो राइट टू रिकॉल की बात भारत में नई नहीं है। सबसे पहले राइट टू रिकॉल की बात की, सबसे पहले नहीं पर 85 साल पहले 1925 में महात्मा चंद्रशेखर आजाद और उनके गुरु महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल ने कहा था कि हम जिस गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसमें राइट टू रिकॉल होगा, क्योंकि यदि राइट टू रिकॉल नहीं हुआ तो इलेक्शन एक मजाक बन के रह जाएगा। ये महात्मा चंद्रशेखर आजाद और उनके गुरु महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल ने ये बात 1925 में कही थी, आज से 85 वर्ष पहले। और उससे पहले राइट टू रिकॉल का कंसेप्ट दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में पॉलिटिक्स के ऊपर जो सत्यार्थ प्रकाश का चैप्टर है, चैप्टर 6, उसके पहले ही पृष्ठ पे लिखा है, पहले ही पन्ने पे लिखा है
कि राजा प्रजाधीन होना चाहिए, और यदि राजा प्रजाधीन न हुआ तो जैसे मांसाहारी पशु छोटे पशु को खा जाते हैं, वैसे वह राजा प्रजा को लूट लेगा और इस तरह से राज्य का नाश होगा, प्रजा कमजोर हो जाएगी, राज्य का नाश होगा। ये बात दयानंद सरस्वती जी ने 1870 में जब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा तब कही थी। राइट टू रिकॉल मूवमेंट के दो प्रकार के बड़े दुश्मन हैं। एक तो जो सीधा राइट टू रिकॉल का विरोध करते हैं, कुछ भी उटपटांग कारण दे देंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, मैंने राइट टू रिकॉल के ड्राफ्ट दिए हैं, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज का ड्राफ्ट दिया है इसमें सेक्शन 6.6 में, राइट टू रिकॉल पीएम का ड्राफ्ट दिया है सेक्शन 6.6 में, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज का ड्राफ्ट मैंने दिया है चैप्टर 7 में, और अनेक वकीलों को यह दिखाया ये ड्राफ्ट सेक्शन 7.3। एक भी वकील इसमें एक भी क्लॉज बता नहीं पाया कि कौन सा क्लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर भी कुछ झूठे मक्कार चोर लोग हैं जो कि बोलते हैं कि राइट टू रिकॉल है वो कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, वो झूठ बोल रहे हैं। फिर कहते हैं कि भाई 100 करोड़ का देश है, 75 करोड़ वोटर है, राइट टू रिकॉल संभव नहीं है, ये लोग भी झूठे हैं। मैंने जो प्रोसीजर बताया राइट टू रिकॉल पीएम का, उसका खर्चा आता है सिर्फ 200 करोड़। यदि लोगों को पीएम बदलना है, मान लो एक बार ये गैजेट में ड्राफ्ट छप जाए, सेक्शन 6.6 का ड्राफ्ट गैजेट में छप जाए, उसके बाद नागरिकों को ये पावर मिलेगा कि वो पीएम को बदल सकते हैं। और मान लो नागरिकों को 15 दिन महीने के अंदर मनमोहन सिंह को निकाल के किसी और को पीएम बनाना है, कोई भी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, कोई भी, तो 15 दिन के अंदर संभव है और खर्चा आएगा 200 करोड़ से कम। प्रधानमंत्री जैसी पोजीशन के लिए 200 करोड़ कोई बड़ा खर्चा नहीं हुआ, प्रति नागरिक 3 रुपए से भी कम हुआ। और इसमें एसएमएस और एटीएम इंटरफेस आने के बाद खर्चा 2-3 करोड़ से भी कम हो जाएगा पीएम बदलने के लिए। राइट टू रिकॉल एमपी एमएलए का खर्चा आता है 35 लाख, राइट टू रिकॉल एमपी का खर्चा आता है 40 लाख से भी कम। तो ये सब, और उससे दूसरी भी झूठ बोलते हैं कि राइट टू रिकॉल से इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। अमेरिका में राइट टू रिकॉल हाईकोर्ट जज है, राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर है, राइट टू रिकॉल गवर्नर है, वहां कभी इंस्टेबिलिटी नहीं आई, क्योंकि राइट टू रिकॉल आने से लटकती तलवार सर पे आती है, आदमी सराफत से बिहेव करता है। सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाईकोर्ट का जज हो, पुलिस कमिश्नर हो, मिनिस्टर हो, सब जमीन पे चलना सीख जाते हैं, भ्रष्टाचार कम कर देते हैं, बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और राइट टू रिकॉल मूवमेंट के जो दूसरे बड़े दुश्मन हैं अन्ना जैसे, उनसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। राइट टू रिकॉल मूवमेंट को नुकसान ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो राइट टू रिकॉल मूवमेंट से जो प्रभावित है राइट टू रिकॉल से, उन कार्यकर्ताओं को अपनी ओर खींच के उनका टाइम वेस्ट कर देते हैं, डेड एंड पे ले जाते हैं। जैसे कि 8 अप्रैल 2011 को अन्ना और छोटे अन्नाओं ने राइट टू रिकॉल की बात की। आज तारीख है 15 जुलाई 2012, 1 साल से ऊपर हो गया, आज तक उन्होंने ड्राफ्ट नहीं दिया राइट टू रिकॉल का। राइट टू रिकॉल की बात करके कार्यकर्ताओं को खींच के उनका टाइम वेस्ट कर दिया, अभी तक उन्होंने राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट नहीं दिया। और जब राइट टू रिकॉल का झूठा विरोध होता है, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने झूठा विरोध किया कि राइट टू रिकॉल से इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, अभी तक इन महाशयों ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। और इससे वो राइट टू रिकॉल को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इन्हें हम सूडो रिकॉलिस्ट बोलते हैं। सूडो रिकॉलिस्ट यानी कि वो राइट टू रिकॉल मूवमेंट को हाईजैक करके डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। यदि वो हाईजैक करके आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। राइट टू रिकॉल मूवमेंट को वो हाईजैक करके खत्म करना चाहते हैं और उनसे राइट टू रिकॉल मूवमेंट को ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अब राइट टू रिकॉल हम क्यों चाहते हैं? सबसे पहला आता है कि व्हाट मेक्स अस रिकॉलिस्ट। रिकॉलिस्ट मतलब कि हम रिकॉलिस्ट यानी हम अपने आप को रिकॉलिस्ट कहते हैं, यानी जो लोग इन कानूनों की मांग करते हैं कि भारत के नागरिकों के पास प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट जज से लेकर सरपंच, किसी भी सरकारी अधिकारी को नौकरी से निकालने का प्रोसीजर, यदि जरूरत पड़े तो नौकरी से निकालने का प्रोसीजर होना चाहिए। तो रिकॉल इस तरह की जरूरत क्या है? एक तो कॉमन सेंस, 2 कारण है, एक तो कॉमन सेंस, दूसरा युद्ध का खतरा। कॉमन सेंस का मतलब क्या कि मान लो आपके पास फैक्ट्री है, एक प्रश्न का जवाब आप देना, मैं सवाल पूछता हूं। मान लो आपके पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री में
200-300 लेबर है, 10-15 मैनेजर है, 2-5 20-25 सुपरवाइजर है, 1-2 फैक्ट्री के डायरेक्टर है। आप फैक्ट्री के मालिक हो और सरकार ने क्या कानून बना दिया कि आप किसी भी लेबर को 5 साल तक नौकरी से नहीं निकाल सकते और किसी भी सुपरवाइजर मैनेजर को आप 30 साल तक, जब तक भी वो 65 साल की उम्र का नहीं होता तब तक उसे नौकरी से नहीं निकाल सकते। तो मैं सवाल आपसे पूछूंगा, जवाब देने की कोशिश करना कि लेवल ऑफ इनडिसिप्लिन जो अशिष्ट का मात्रा बढ़ेगी या कम होगी? जाहिर है बढ़ेगी। तो भारत की सरकार में करप्शन इतना ज्यादा क्यों है और प्रजा के प्रति उनका रुख इतना एक मालिकाना क्यों है? मतलब उल्टा होना चाहिए कि वो प्रजा के सेवक है। जैसे कि अमेरिका में पुलिस कमिश्नर या पुलिस कांस्टेबल हो, वो सिटीजन को सर कह के बुलाता है। यहां उल्टा होता है। क्यों हमें ऑनरेबल जस्टिस बोलना पड़ता है? अमेरिका में लोग मिस्टर जज बोलते हैं, ऑनरेबल किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आम आदमी कभी उसको ऑनरेबल जस्टिस नहीं बोलता, मिस्टर जज ही कह के बुलाते हैं। तो उसका वजह है कि हमारे पास गवर्नमेंट के अफसर को नौकरी से निकालने का प्रोसीजर नहीं है। और यही फैक्ट्री वाला एग्जांपल आप याद रखिए कि यदि आपकी फैक्ट्री में सरकार कानून बना देती है कि आप 5 साल तक एक भी लेबर को नौकरी से नहीं निकाल दोगे, तो आपके लेबर है वो आपके मालिक बन बैठेंगे। और वही एमपी एमएलए के साथ हुआ है कि 5 साल तक नौकरी से नहीं निकाल सकते, इसलिए इलेक्शन खत्म, अब वो राजा बन गया। सुप्रीम कोर्ट के जज को जब तक वो 65 साल की उम्र का नहीं हो सकता, प्रजा उसे नौकरी से नहीं निकाल सकती, तो वो और भी बड़ा राजा हो गया, उससे भी बड़ा राजा हो गया। हाईकोर्ट का जज भी राजा हो गया, सब राजा हो गए। तो कॉमन सेंस की बात है कि प्रजा के पास राइट टू रिकॉल होना चाहिए। और ये बात महात्मा चंद्रशेखर आजाद ने 1925 में की थी। उनके कहने का वजह क्या थी मुझे ठीक से नहीं पता, पर मेरा यह अनुमान है कि भारत में सबसे पहला इलेक्शन हुआ था 1919 में और दूसरा इलेक्शन हुआ 1923 में। और लोगों को इलेक्शन आने के बाद बड़ी उम्मीद थी कि हमने इनको चुन के भेजा है तो ये हमारा काम करेंगे, लेकिन 95% चुने हुए प्रतिनिधि हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने में अंग्रेजों के एजेंट बन गए और प्रजा को यह कहने लगे कि गुलामी अच्छी है, स्वतंत्रता की बात मत करो। नरम दल जिसे कहा जाता है, कांग्रेस के अंदर एक नरम दल की स्थापना हुई। वो कहते थे कि आज़ादी के लिए जल्दी मत करो, धीरे धीरे ही आज़ादी आनी चाहिए, कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। और महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल ने पूरे दुनिया के एडमिनिस्ट्रेशन का अलग अलग पहलुओं का अध्ययन किया था। वो काफ़ी लर्नेड आदमी थे, काफ़ी विद्वान आदमी थे। वो सिर्फ विद्वान ही नहीं थे, वो हाथ पांव भी चलाते थे। काकोरी ट्रेन की लूट में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लिया था, उनको काला पानी की सजा भी हुई थी। सचिंद्रनाथ सान्याल एकमात्र क्रांतिकारी है जिन्हें 2 बार काला पानी की सजा हुई थी। और इसलिए उन्होंने अनुभव के आधार पर, अभ्यास के आधार पर 1925 में कहा कि हम जिस भारत की स्थापना करना चाहते हैं उसमें राइट टू रिकॉल होना चाहिए। दूसरी वजह क्या है राइट टू रिकॉल लाने की? वो है युद्ध। पहले एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि सरकार की जरूरत क्या है? हमारे देश में हम सारी बात कर रहे हैं कि हमें सरकार को सुधारना है, सरकार में भ्रष्टाचार कम करना है, सरकार की इनएफिशिएंसी कम करनी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो पहले यह सोचा जाए कि सरकार की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सरकार की सबसे बड़ी जरूरत देश को है, समाज को है, युद्ध से बचने के लिए। युद्ध एक प्रथम वास्तविकता है और अंतिम वास्तविकता है। हर एक देश को यह फाइनल एग्जाम देना ही पड़ता है और उस एग्जाम में बार बार फेल होने के मौके भी नहीं मिलते। एक बार फेल हो जाए तो शायद 300, 400, 500 साल तक दोबारा खड़े होने का मौका नहीं मिलता। वो किस्मत की बात होती है कि आज़ादी मिल जाए, वरना एक बार एक देश यदि युद्ध में हार जाता है तो सदियों तक उसे आज़ादी नसीब नहीं होती। जैसे कि मुगलों ने देश को हरा दिया तो कुछ 400-500 साल के बाद मराठा और सिख आए कि जिन्होंने धीरे धीरे देश को आज़ाद करना शुरू किया। अंग्रेजों ने देश को हरा दिया तो 200 साल लगे आज़ादी, और वो भी द्वितीय विश्व युद्ध में के वजह से ब्रिटेन कमजोर हो गया और उसने महत्व की भूमिका निभाई। यानी एक आज़ादी के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका हिस्सा भी था महात्मा सुभाष चंद्र बोस, महात्मा भगत सिंह, महात्मा चंद्रशेखर आजाद।
कांग्रेस और गांधी का स्वतंत्रता मूवमेंट में कोई योगदान नहीं रहा, मतलब 1000 रुपए में उनका योगदान 2 पैसे से भी कम था। 1000 रुपए में 2 पैसा, 1 रुपए में 2 पैसा नहीं, 1000 रुपए में उनका योगदान 2 पैसे से भी कम था। आजादी आई वो महात्मा उधम सिंह, महात्मा मदन लाल धिंगरा, महात्मा सुभाष चंद्र बोस, इनके प्रयत्नों से आई। और अंत में उनके प्रयत्नों से प्रेरित होकर भारत के सैनिकों ने जब विद्रोह किया 1946 में, भारत के नेवी के सैनिकों ने, जबलपुर के सैनिकों ने, भारत में कुछ 50 जगह अलग अलग सैनिकों ने विद्रोह किया। और उसके बाद अंग्रेजों ने देखा कि हम भारत में टिक नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक ये भी कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से ब्रिटेन कमजोर हो गया था। तो युद्ध तो होता ही है। यह मानना कि भारत के साथ कभी युद्ध नहीं होगा, अक्सर लोग कहते हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं हमारे भारत में जो कहते हैं कि अब भारत के साथ कोई युद्ध नहीं होने वाला, न पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा, न चीन के साथ होगा, न अमेरिका के साथ होगा। इन बुद्धिजीवी महाशयों से पूछना कि 1990 में अमेरिका ने इराक पर अटैक किया था, इराक को खत्म कर दिया, आधा लूट लिया, आधा खत्म कर दिया, आधा लूट लिया। तो इनमें से कितने महाशय इराक और अमेरिका का युद्ध हुआ उससे 1 साल पहले ये प्रेडिक्ट कर पाए थे कि अब युद्ध होने वाला है इराक और अमेरिका के बीच? अमेरिका ने अफगानिस्तान को खत्म कर दिया, कितने महाशय कह पाए थे कि अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है? और लीबिया को अमेरिका ने खत्म कर दिया, उसके सारे तेल के कुएं कंट्रोल में कर लिए लीबिया के, फ्रांस ने और अमेरिका ने मिलके। तो कितने महाशय 2010 में ये प्रेडिक्ट कर पाए थे कि युद्ध होने वाला है लीबिया और अमेरिका के बीच, और अमेरिका लीबिया को लूटने वाला है? कोई नहीं बता पाया था। युद्ध को प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है। कब होगा ये नहीं कह सकते, होगा ये जरूरी है। एक विद्वान व्लादिमीर लेनिन भाई ने कहा था कि शांति क्या है? 2 युद्ध के बीच का समय। और स्टालिन ने क्या कहा था कि शांति क्या है? युद्ध की तैयारी करने का समय। और हिटलर ने कहा था कि मैंने कब कहा मैं युद्ध शुरू करना चाहता हूं, युद्ध खत्म ही नहीं हुआ। हिटलर का कहना था कि युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। जब उस पर आरोप लगाया गया कि आप युद्ध शुरू करना चाहते हो, तो उसके प्रत्युत्तर में यह कहा था कि युद्ध खत्म कब हुआ कि मैं शुरू करूं? युद्ध एक निरंतर चलती हुई प्रक्रिया है जो शायद 10,000 साल पहले शुरू हुई होगी, उससे पहले भी शुरू हुई होगी, और वो आज तक चलती रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। वो कभी कभी इंटरवल इसलिए आता है कि दूसरा देश देखता है कि सामने वाला देश भी इतना मजबूत है कि मुझे युद्ध करने में कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ज्यादा होगा, या तो अनएक्सेप्टेबल लॉस होगा। मिलिट्री की ये टर्म होती है एक्सेप्टेबल लॉस और अनएक्सेप्टेबल लॉस, कि मुझे इतना नुकसान होगा इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। लेकिन जब दूसरे देश को लगे कि ये लॉस जो होगा वो एक्सेप्टेबल लॉस है, तो वो दूसरे तो मजबूत देश होता है, वो कमजोर देश को खा जाता है। नो मर्सी नो एक्सेप्शन। अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स का ये सिद्धांत है कि मजबूत मछली कमजोर मछली को खा जाएगी, नो मर्सी नो एक्सेप्शन। कोई भाई नहीं होता, कोई बहन नहीं होता। हम कहेंगे कि भाई अमेरिका और भारत दोनों डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी भाई भाई, या डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बहन बहन, यानी बड़ी बहन छोटी बहन को नहीं मारेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो मजबूत देश है वो कमजोर देश को खा जाता है। नो मर्सी नो एक्सेप्शन, कोई दया नहीं होती, कोई अपवाद नहीं होता। जैसे अमेरिका ने देखा कि इराक कमजोर हो चुका है, उसे कोई बचाने नहीं आने वाला, उसने इराक को खा लिया। अमेरिका ने देखा कि लीबिया भी कमजोर है, एक्सेप्टेबल लॉसेस, मरेंगे शायद। लीबिया में तो अमेरिका का एक भी सैनिक नहीं मरा। इराक में अमेरिका के कुछ, अमेरिका और नाटो देशों के मिलके कुछ 2-1 हजार सैनिक मरे। अफगानिस्तान में कुछ 4-1 हजार सैनिक मरे। और WTO पे जो आक्रमण हुआ उसमें कुछ 4,000 लोग मरे या 5,000 लोग मरे। यानी कुल मिला के 12,000 की गिनती कर लो, 15,000 भी मान लो, तो भी मिलिट्री उसे एक्सेप्टेबल लॉस कहेगी कि यदि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का तेल यदि लूट में मिलता है तो ये अटैक कर लो, भले 15,000 क्या 20,000 50,000 आदमी भी मरते हो, तो मिलिट्री की डेफिनेशन में ये एक्सेप्टेबल लॉस हुआ। तो जिस दिन चाइना को लगेगा या अमेरिका को लगेगा कि भारत पे अटैक करना एक्सेप्टेबल लॉसेस में हो सकता है, वो अटैक कर देगा। वैसे अमेरिका के लिस्ट में ईरान पहले आता है, वो अलग बात है कि ईरान पहले आता है, इसलिए वो ईरान को खत्म करने के बाद, ईरान को लूटने के बाद वो भारत पे अटैक करेगा। चाइना के लिस्ट में भारत पहले आता है,
लेकिन कोई ना कोई देश तो अटैक करेगा। तो अब युद्ध को और राइट टू रिकॉल को क्या लेना देना? तो जब युद्ध होगा तो अभी भारत की सेना की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति, सेना की स्थिति एकदम कमजोर है। चीन के मुकाबले एकदम कमजोर है। अमेरिका के मुकाबले तो चींटी और हाथी के तुलना जैसा लगेगा। कमजोर क्यों है? क्योंकि हमारे यहां हथियारों का उत्पादन नहीं होता। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, उसका कोर मेड इन रशिया है। AK-47 मिसाइल राइफल बनती है, लेकिन राजस्थान की रेत में और कश्मीर की बर्फीली पहाड़ों में काम नहीं आती। वहां पे AK-100 राइफल यूज करते हैं, मेड इन बल्गेरिया की, मेड इन रोमानिया की। रोमानिया और बल्गेरिया जैसे देश AK-100 राइफल बना रहे हैं, हमारे यहां नहीं बन रही। बोफोर्स के तोप के गोले भी इंपोर्ट होते थे, 1990 तक तो होते थे। 1999 तक जो कारगिल का युद्ध हुआ, उसमें बोफोर्स के तोप के गोले इंपोर्टेड थे। भारत में बोफोर्स के तोप तो छोड़ो, तोप के गोले बनाने की भी एक भी फैक्ट्री नहीं थी। और जब कारगिल का युद्ध हुआ तब हमारे पास एक भी लेसर गाइडेड बम नहीं था, एक भी लेसर गाइडेड मिसाइल नहीं था। इसलिए हमारे 800,000 सैनिक मरे। यदि हमारे पास लेसर गाइडेड बम होता या लेसर गाइडेड मिसाइल होता तो हमारा एक भी सैनिक नहीं मरता। लेसर गाइडेड बम अमेरिका ने बनाया 1960 में, रशिया ने बनाया 1970 में, चाइना ने बनाया 1980 में। हमारे पास एक भी लेसर गाइडेड बम नहीं था। और अभी भी जो लेसर गाइडेड बम है वो सारे मेड इन फ्रांस है। हमारे अधिकतर नहीं, सारे वॉर प्लेन इंपोर्टेड है। कोई मेड इन रशिया है, कोई मेड इन फ्रांस है, कोई मेड इन ब्रिटेन है। जबकि चीन है वो सारे नहीं, लेकिन काफी हथियार खुद बनाता है। और इसमें कॉस्ट डिफरेंस आता है और ट्रोजन भी आता है। मतलब ये पूरे में एक मिलिट्री का अलग वीडियो है, उसमें मैंने डिस्कस किया है। पर अंत में हमें एक ऐसी सरकार तैयार करनी चाहिए हम भारतीयों को, सारे कार्यकर्ताओं की, जिसमें भारत के अंदर अधिक से अधिक हथियारों का उत्पादन होता हो। मेरा जो स्वदेशी का कंसेप्ट है उसमें सबसे पहले आता है हथियार। स्वदेशी मैं कब देश को आत्मनिर्भर कहूंगा? जब वो सारे हथियार खुद बनाता हो। जो देश सारे हथियार खुद बनाता है वो सच्चे सेंस में आत्मनिर्भर है। क्योंकि जब युद्ध शुरू होता है तब जो देश हथियार बेच रहा है वो या तो उसके दाम 100 गुने कर देगा या तो दुश्मन से सौदा कर लेगा कि हम इसके सारे हथियार में ट्रोजन क्या होता है वो दूसरी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसके हम सारे हथियार नाकाम कर देंगे, इस देश को हथियार नहीं बेचेंगे, आप हमें 10 गुना पैसा दो। और यदि दुश्मन देश 10 गुना पैसा देने को तैयार होता है तो वो हमें हथियार देना बंद कर देगा। तो अब लेकिन ऐसी सरकार लाना कि जो कि बड़े पैमाने पे हथियारों का उत्पादन करती हो, वो आसान काम नहीं है। हथियारों के उत्पादन के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ बजट में डाल दिया कि 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ हथियारों का उत्पादन शुरू हो गया। जमीनी स्तर पे, बॉटम लेवल पे टेक्नीशियन की एफिशिएंसी, इंजीनियर की एफिशिएंसी, जो छोटे फैक्ट्री, जो एक छोटा आदमी फैक्ट्री चला रहा है 10 लेबरर की, 15 लेबरर की, उसकी एफिशिएंसी वो बहुत मायने रखती है। क्योंकि ये एंसिलरी बनाते हैं। एंसिलरी यानी कलपुर्जे, छोटे मोटे पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स बोलो या साइड पार्ट्स बोलो। एक टैंक होता है तो उसके अंदर 1 लाख से ज्यादा छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं और अधिकतर पार्ट्स है वो छोटी फैक्ट्रियों में बनते हैं। 10 लेबरर, 15 लेबरर, 20 लेबरर, ऐसी छोटी फैक्ट्रियों में बनते हैं। और उस फैक्ट्री का जो मालिक होता है, उसका जो टेक्नीशियन होता है, उसकी एफिशिएंसी पे काफी डिपेंड करता है। आज हमारे यहाँ फैक्ट्री ओनर जो है, जो छोटी फैक्ट्री चलाते हैं, उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। कम क्यों है? क्योंकि 15 अफसर उससे रिश्वत मांगने आते हैं। प्रोविडेंट फंड वाला आएगा, कस्टम वाला आएगा, एक्साइज वाला आएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला आएगा, ये म्यूनिसिपालिटी के जो एस्टेट डिपार्टमेंट होता है कि भाई तुम्हारा ये कंस्ट्रक्शन इलीगल है, ये कंस्ट्रक्शन इलीगल है। फिर रियल एस्टेट के दाम बहुत बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्री मालिक को बहुत ही इंटरेस्ट लॉस आता है, या तो उसको रेंट उसका बहुत बढ़ गया है। मतलब 20 फैक्टर होते हैं, 20-25 अलग अलग कानून होते हैं जिससे वो प्रभावित होता है। और वो सारे कानून, कम से कम अधिकतर कानून, सारे नहीं तो, लेकिन अधिकतर कानून जब तक ठीक नहीं होते तब तक एक छोटे फैक्ट्री का मालिक है उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी नहीं। और वो एफिशिएंसी पूरे देश की एक एक इकोनॉमी के हिस्से को टच करता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हथियारों का उत्पादन, और उसको वो इफेक्ट करता है। अब हर एक डिपार्टमेंट में करप्शन कैसे कम किया जाए, और यहां पे राइट टू रिकॉल की भूमिका अहम बनती है कि जो अलग अलग कानून है डिपार्टमेंट के, जो सांसद बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, आजकल अभी जो सांसद और एमएलए वो जानबूझ के ऐसे कानून बनाते हैं
कि मैक्सिमम मात्रा में उनको रिश्वतखोरी हो सके। और जब अधिकारी उन्हें परेशान करते हैं रिश्वत लेने के लिए, तो जब वो अदालत में जाता है, छोटा उद्योगपति जब अदालत में जाता है, 10-20 फैक्ट्री का मालिक, उसकी तो पहुंच नहीं है कि मिनिस्टर के पास जा सके या एमएलए के पास जा सके, तो वहां जज उससे पैसा मांगते हैं और उसका केस में डिले करते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। और यहां जूरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। राइट टू रिकॉल मूवमेंट जो मैंने स्टार्ट किया, उसका एक गोल ये भी है कि भारत में ज्यूरी प्रथा लाना। तो ज्यूरी सिस्टम आएगी और राइट टू रिकॉल आएगा, उसके बाद जो छोटे उद्योग करता है उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उन पर जो करप्शन का बर्डन है वो कम होगा, और इससे जो छोटे मोटे पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनके पार्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव होगी, और इससे धीरे धीरे देश में बड़े कल पुर्जे बनेंगे और बड़े कुल पुर्जों के साथ साथ हथियार बनने शुरू होंगे। तो राइट टू रिकॉल की अहम भूमिका और ज्यूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल और ज्यूरी सिस्टम की अहम भूमिका कहां आती है कि यदि हमें देश में बड़े पैमाने पे हथियारों का उत्पादन करना है, जिसमें टॉप टू बॉटम, मतलब कि ऐसा नहीं कि ब्रह्मोस मिसाइल की कोर मेड इन रशिया है और ऊपर का पार्ट्स हम बना रहे हैं। देश में प्लेन बनता है, जैसे तेजस एयरक्राफ्ट बना, लेकिन उसके चिप्स, उसके अंदर जो चिप्स है वो सारे इंपोर्टेड है। तो जो ऐसे हथियार की जिसमें सारे स्पेयर पार्ट उसके मेड इन इंडिया हो, वो बहुत जरूरी है। और ये तब मुमकिन है कि जब हमारे यहां ग्राउंड लेवल पे ज्यूरी सिस्टम हो जो कि छोटे उद्योगकर्ता को बचा सके, और राइट टू रिकॉल जो कि मिडिल लेवल पे और हायर लेवल पे जो अफसर होते हैं उनकी इनडिसिप्लिन कम कर सके और उनकी एफिशिएंसी बढ़ा सके। अब तो ये दो वजह है राइट टू रिकॉल, एक तो कॉमन सेंस और एक तो युद्ध से बचने के लिए। अब अंत में कुछ सवाल आता है कि हम भारत में राइट टू रिकॉल कैसे लाना चाहते हैं, गैजेट में छपवा के। राइट टू रिकॉल के ड्राफ्ट देना, वो गैजेट में छपवाना, वो हमारा एक ध्येय है। गैजेट में कौन छापते हैं, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। तो हम ऐसा तो क्या करेंगे कि भाई प्रधानमंत्री राइट टू रिकॉल के ड्राफ्ट गैजेट में छापने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो उसके लिए हमारा प्लान ये नहीं है कि हम इलेक्शन जीत के हमारे 300-500 एमपी आएंगे और वो राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट गैजेट में छापेंगे, क्योंकि जो एमपी आएंगे वो राइट टू रिकॉल को ड्राफ्ट छापने से मना कर देंगे। मास मूवमेंट, जन आंदोलन के द्वारा, और जन आंदोलन में क्या इंग्रेडिएंट हम ऐड करना चाहते हैं, अपील टू महात्मा उधम सिंह। अपील टू महात्मा उधम सिंह क्या है कि जो कार्यकर्ता राइट टू रिकॉल चाहते हैं उन्हें 2 काम करने हैं, 3 काम करने हैं। एक तो प्रधानमंत्री को सूचित करना कि वो राइट टू रिकॉल के ड्राफ्ट गैजेट में चाहते हैं, नागरिकों को अपील करना कि वो प्रधानमंत्री को सूचित करे, और महात्मा उधम सिंह को अपील करना कि राइट टू रिकॉल के ड्राफ्ट, कि महात्मा उधम सिंह प्रधानमंत्री को कहे कि राइट टू रिकॉल के ड्राफ्ट गैजेट में आए। महात्मा उधम सिंह पे मेरी दूसरी एक वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि महात्मा उधम सिंह क्या है और वाई अपील टू महात्मा उधम सिंह इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि महात्मा उधम सिंह को अपील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपको रोग हो, आपको कोई मलेरिया या टाइफाइड या कोई भी डिसीज हो, और आप कहो कि भाई डिसीज के बारे में किसको दिखाया, और आप कहो कि भाई पड़ोसी को दिखाया, रिश्तेदारों को दिखाया, वकीलों को दिखाया, लेकिन डॉक्टर को दिखाया तो कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो भाई रोग के बारे में आप सबको बताओ और डॉक्टर को ना बताओ तो कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो महात्मा उधम सिंह है। आप सबको कहो, एमपी को कहो, एमएलए को कहो, 1-2 लाख सिटीजन को कहो, रैली निकालो, लेकिन यदि आप महात्मा उधम सिंह को अपील नहीं करते कि भाई हे महात्मा उधम सिंह, आप प्रधानमंत्री को मिलो और प्रधानमंत्री को कहो कि वो ये राइट टू रिकॉल के कानून गैजेट में छापे, तो कोई असर नहीं है। बाकी सारी चीजों का असर नहीं है, वो सारी चीजें शून्य का काम करेगी। उधम सिंह है वो अकेला 1 का काम करता है, बाकी रैली है वो भी शून्य है, आपने प्रधानमंत्री को कहा वो भी शून्य है, आपने एमपी एमएलए कार्यकर्ताओं को, नागरिकों को, वो सारे शून्य, और सारे शून्यों की ये भूमिका है। लेकिन सामने यदि एक हो तो, और वो एक कौन है, वो एक है महात्मा उधम सिंह। तो अपील टू महात्मा उधम सिंह वो हमारी मूवमेंट का सेंट्रल कंसेप्ट है कि हर एक कार्यकर्ता को महात्मा उधम सिंह को अपील करनी है। अब एक इश्यू आता है कि ये जो मेरा रेफरेंस मटेरियल है ये 450 पेज का है अंग्रेजी में, और हिंदी में कुछ 700 पेज का है।
तो अक्सर मुझसे कुछ कार्यकर्ता पूछते हैं कि भाई ये 450 पेज कितने कौन पढ़ेगा। मैं इस प्रश्न का थोड़ा अलग से जवाब दूंगा कि भारत में 75 करोड़ लोग हैं, उसमें से कितने लोग ये 450 पेज पढ़ेंगे और क्यों ये किताब 450 पेज की हो गई। कि भारत में 75 करोड़ लोग हैं, उनमें से मैं कहूंगा कि कुछ 74 करोड़ कहेंगे कि भाई मुझे एक भी किताब नहीं पढ़नी, फिर वो किसी की भी हो, कार्ल मार्क्स की हो या महात्मा का या दुरात्मा गांधी की हो या भगत सिंह की हो या किसी की भी हो, उन्हें एक भी किताब नहीं पढ़नी है तो जाहिर है वो मेरी किताब नहीं पढ़ेगा। यानी अब सवाल आता है कि 1 करोड़ में से कितनी लोग ये किताब पढ़ेंगे। मतलब मान के चलो कि देश में 10 लाख या 20 लाख या 1 करोड़ लोग हैं जो कि 400 पेज की 500 पेज की अपनी जिंदगी में 2 या 3 या 4 किताब पढ़ने को तैयार है। तो ये किताब 500 पेज की क्यों हो गई है, 450 500 पेज की, कि मेरा यही है कि मैं फोन कॉल के द्वारा या पर्सनल मिलके या बातचीत करके कुछ 500 लोगों को, 1000 लोगों को कन्विंस कर पाऊंगा कि इस किताब के 80% पेज उन्हें पढ़ने चाहिए। कोई किताब का 80% पेज पढ़ता है तो यूं समझो उसने पूरी किताब पढ़ी, क्योंकि एक एक पेज पढ़ना हर एक आदमी की रुचि नहीं होती, हर एक आदमी का इतना नहीं होता कि वो एक एक पेज ध्यान से पढ़े। यदि उसने 80% किताब पढ़ी है तो समझो पूरी किताब पढ़ ली। अब यदि जो ऐसे लोग हैं जो कि अपने हफ्ते में, दिन में नहीं, हफ्ते में 4, 5, 6 घंटा गरीबी कम करने के लिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दमन कम करने के लिए, बांग्लादेशियों को निकालने के लिए, सेना मजबूत करने के लिए, शिक्षण सुधारने के लिए, विज्ञान का, गणित का, कानून का शिक्षण सुधारने के लिए, इन सब काम के लिए मान लो कि वो हफ्ते के 6-8 घंटे देने को तैयार है, हफ्ते के, दिन के नहीं। अब उन आदमी को कन्विंस किया जाए कि ये किताब पढ़ने से उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो वो ये किताब पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। ये एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, कितने लोग ये किताब पढ़ेंगे, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो आदमी देश को सुधारने के लिए हफ्ते के 6-8 घंटे देने को तैयार है, वो यदि कन्विंस हो जाते हैं कि उनके 6-8 घंटे में उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी ये किताब पढ़ने के बाद, तो ये पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने 500 पेज क्यों हो गए, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता का जो पेट इश्यू होता है, जैसे कुछ एक कार्यकर्ताओं को गरीबी में घटाने में भी इंटरेस्ट है, बांग्लादेशों को निकालने में इंटरेस्ट है, पर उसका पेट इश्यू है गोहत्या, और वो कोई गलत बात नहीं है। तो इसलिए मैंने गोहत्या पे चैप्टर रखा भी, किन कानूनों से गोहत्या कम हो सकती है। किसी का पेट टॉपिक हो सकता है सेना, इसलिए मैंने सेना पे चैप्टर रखे हैं। किसी का पेट इश्यू हो सकता है एजुकेशन, किसी का पेट इश्यू हो सकता है कि भाई बांग्लादेशियों को निकालना है, कि जैसे जो पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं कि भाई नंबर 1 समस्या हमारी बांग्लादेशी है। तो मैंने लिखा कि भाई कौन कौन कानून को गैजेट में छापने मात्र से 3 महीने के अंदर जो 1 करोड़ 2 करोड़ बांग्लादेशी घुस गए हैं, उनमें से 95-98% को निकाला जा सकता है 3 महीने के अंदर। तो इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एजुकेशन, पॉवर्टी सबसे इंपॉर्टेंट, पॉवर्टी, फिर बांग्लादेशी, फिर सेना को कैसे मजबूत हो सकता है, गरीबी, फिर अदालतों में चलता न्यायाधीशों का भ्रष्टाचार और सगावाद, भाई भतीजावाद, पुलिस, इंप्रूविंग इंजीनियरिंग स्किल्स, राम जन्मभूमि, सिविल केसेस जैसे कि डाउरी रिलेटेड केसेस है वगैरह, सारे टॉपिक पे मैंने एक एक चैप्टर रखा और इसकी वजह से ये 450 पेज हो गया। और मेरा ध्येय ये है कि जो कार्यकर्ता इसमें से 80% किताब पढ़ते हैं वो कन्विंस हो जाए कि अभी हिंदुस्तान में जितनी भी 400-500 पेज की किताब है उनमें से ये सर्वश्रेष्ठ किताब है। अभी हिंदुस्तान में जितने 500 पेज की किताब है उनमें ये सर्वश्रेष्ठ किताब है। और 1 करोड़ में से कितने लोग पढ़ेंगे उसके बावजूद भी, मैं कहूंगा यदि 10,000 लोग 80% किताब पढ़ते हैं तो बहुत है, क्योंकि बाय द टाइम 10,000 पीपल रीड दिस बुक, राइट टू रिकॉल का कानून भारत में आ जाएगा। 10,000 लोग ये किताब को, 10,000 लोग इस किताब के 80% पेज पढ़ेंगे, 500 में से 400-450 पेज पढ़ेंगे, तब तक भारत में राइट टू रिकॉल का कानून आ जाएगा। तो सवाल जो आता है कि भाई कितने लोग ये किताब पढ़ेंगे, मैं कहूंगा कि जो आदमी देश के लिए 6-8 घंटे व्यतीत करना चाहता है वो अपने सर्कल में जो इस तरह के लोग हैं उनसे पूछे कि भाई क्या ये किताब पढ़ने से उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और उनके जवाब से वो तय करे
उनका जवाब 99% केस में हाँ आएगा। वो कहेंगे कि ये किताब पढ़नी चाहिए और उससे ये किताब पढ़ने की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी और जब तक 10,000 लोग इस किताब को पढ़ेंगे देश में राइट टू रिकॉल आ जाएगा। और ये था किताब की बारे में पूर्व भूमिका। बाकी अलग अलग चैप्टर पे मैंने अलग अलग वीडियो बनाए, वो वीडियो सारे राइट टू रिकॉल ग्रुप चैनल पे आपको मिलेंगे। धन्यवाद।